बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइन्स में। मैं हूं अभिनेंद्र। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की अद्भुत और अलौकिक प्रसिद्धि न केवल भारत देश बल्कि पूरे विश्व की में छाई हुई है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रमुख तीर्थ स्थल श्री महाकालेश्वर मंदिर में विस्तारीकरण का काम चल रहा है। श्री महाकाल महालोक का प्रथम चरण पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण पर काम शुरू होने जा रहा है। वहीं दूसरे चरण के कार्य को शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे और श्री महाकाल महालोक के दूसरे चरण के कार्य का उद्घाटन किया। दूसरे चरण के कार्य के लोकार्पण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल के द्वार पहुंचकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मित्रों, एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने, ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। जो प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेजी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये अन्न क्षेत्र है। आप जानते हैं मित्रों कि लाखों लोग रोज आ रहे हैं। इसलिए भोजन की ठीक व्यवस्था के लिए अग्रवाल जी, अरोड़ा जी जैसे दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से ये विशाल अन्न क्षेत्र भी बना है और यहाँ 50-60 हजार लोग, जैसा मुझे बताया, रोज भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। एक साथ 2000 लोगों का भोजन यहाँ हो सकता है। अत्याधुनिक भोजन की मशीनों से लेके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये अन्न क्षेत्र बना है। आज ये भी लोकार्पित हुआ है और अलग अलग बाकी काम भी लोकार्पित होते चले जा रहे हैं। मन आनंद से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन धन्य हो गया हो, जीवन सफल हो गया हो। और महाकाल महाराज की कृपा ऐसी है कि सदैव मध्य प्रदेश की धरती पर बरसती रहती है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 4 अक्टूबर से शुरू हुई है, जो आज खत्म हो गई है। आरबीआई एमपीसी की बैठक में प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। इस तरह रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने जीडीपी अनुमान भी जारी किया। Headline inflation has surged in July, driven by tomato and other vegetable prices. It corrected partly in August and is expected to see further easing in September on the back of moderation of these prices. A silver lining amidst all this is declining core inflation, that is CPI inflation excluding food and fuel. The overall inflation outlook, however, is clouded by uncertainties from the fall in Kharif sowing for certain key crops like pulses and oilseeds, lower reservoir levels, and volatile global food and energy prices. The MPC observed that the recurring incidence of large and overlapping food price shocks can impart generalization and persistence to headline inflation. Economic activity, on the other hand, has remained resilient. Taking into account the evolving inflation growth dynamics and the cumulative policy repo rate hike of 250 basis points, which is still working through the economy, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%,
in this meeting of the MPC. भारत के डिफेंस स्टाफ प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में दिल्ली में बात करते हुए महाभारत में कृष्ण की कूटनीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें भी श्री कृष्ण की कूटनीति को ध्यान से रखते हुए भविष्य में रणनीतिक निर्णय लेने चाहिए। India, while advocating the philosophy of Vasudeva Kutumbakam on issues like global warming and climate change, will have to take decisions on the larger interest of the nation, sacrificing some of our national interests. The theme of G20 summit, One Earth, One Family, of World War I and World War II, most of the alliances had a military kind of bias. And after the World War, we saw that alliances like SATO, CENTO, NATO and Warsaw Pact were the natural outcome of alliances with earlier days with allies or Axis powers. So there was a military kind of a dimension towards these kind of alliances. Some global leaders have also advocated being allied, yet remaining non-aligned. However, in today's world, the global balance of power can be shifted by economic alignment and even issues like morality, righteousness, and convergence of global interests. In India's famous epic Mahabharata, Lord Krishna shifted the balance of power toward the Pandavas actually. His military might went to the Kauravas, but it was only his righteousness and sage advice which shifted the balance of power. And ultimately the Pandavas emerged victorious in that particular war. We as a nation have utilized the G20 platform to leverage a soft power to play a dominating role. So these are also important facts we must keep in mind when we take strategic decision on how to get aligned in future. उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील पर अचानक बादल फटने से सिक्किम के लाचेन में तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई। वहीं वायुसेना का बचाव अभियान जारी है, जिसके तहत फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। इस बारे में सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण पाठक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी लाचेन और लाचुंग में लगभग 3000 लोग फंसे हुए हैं और 700 से 800 ड्राइवर वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना और वायुसेना का बचाव अभियान चलाया जा रहा है। हमारे चेक पोस्ट के डाटा से जो हमें अवेलेबल है, लगभग 3000 टूरिस्ट वहाँ लाचेन और लाचुंग में स्ट्रैंडेड हैं और इसके अलावा लगभग 700-800 ड्राइवर्स भी होंगे जिनकी गाड़ियाँ गई हुई हैं। लगभग उसमें 3000 में 150 लोग शायद मोटरसाइकिल से गए हैं, जो अपने एडवेंचर उसमें वो भी उसी में है। हम सबको जैसा मैंने बताया कि आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के थ्रू हम इवैक्यूएट करेंगे। और जो एक सूचना इसमें और मैं देना चाहूँगा कि जो लाचेन लाचुंग में लोग हैं, आर्मी ने अपनी कम्युनिकेशन लिंक जो उपलब्ध हैं अभी वॉइस ओवर इंटरनेट, उसके थ्रू उन लोगों के परिवार से उनकी बातचीत करा दी है, जिससे उनके परिवार को उनकी कुशलता के बारे में जानकारी मिल चुकी है। सुबह कुछ आ रही थी, रूमर्स भी फैल रहे थे कि चुंगथांग में फिर से पानी बढ़ रहा है, दिक्चू के डैम टूट रहे हैं। ये सारी अफवाहें हैं। पानी का स्तर पहले से काफ़ी कम हो गया और पानी के स्तर बढ़ने की कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकी हमले में घायल हुए छात्र की गुरुवार को मौत हो गई। वह 10वीं कक्षा का छात्र था। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। मृतक की पहचान अनंतनाग के वात्री ग्राम निवासी साहिल बशीर डार के रूप में हुई। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को अज्ञात आतंकी 10वीं के छात्र को गोली मारकर फरार हो गए थे। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पर बहुत दुख जताया है और उन्होंने छात्र की मौत पर शोक व्यक्त किया है। बहुत दुख है सर, छोटा बच्चा था, अब क्या करेंगे, पता ही नहीं कैसे हो गए। पूरे गांव के लोग अभी यहाँ पे जमा हुए हैं, जी दुख का इजहार कर रहे हैं। दुख का इजहार कर रहे हैं। क्या करेंगे। किस क्लास में पढ़ता था ये 10वीं क्लास में पढ़ता था। 10वीं में जी। तो पूरे गांव को भी दुख है। पूरे गांव को दुख है सर। तो जब गोलियों की आवाज़ सुनी आपने, तो क्या उस टाइम आप यहाँ पे आए? आए सर, आए थे शाम को, उसी टाइम आए, बहुत लोग आए शाम को, फिर पता ही नहीं चला कौन थे, कहाँ गए, कैसे आए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।